अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, सुरभि नॉलेज लैंड वर्ल्ड में खुश आमदीद। गाजी नॉवेल। अब्दुल करीम का मेरे कमरे में सोफे पर बैठने से झिझकना इसकी ज़हनी हालत की अक्कासी करता था। एक हिंदू चाय के व्यापारी के साथ, जबकि वो व्यापारी इसके कर्नल का दोस्त भी हो। एक मामूली मुसलमान सिपाही सोफे पर एक साथ बैठने का सोच भी नहीं सकता। मैंने अब्दुल करीम की झिझक दूर करने के लिए इससे बेतकल्फी की बातें शुरू की। इसके लिए ठंडे मशरूब मंगवाए और जब कुछ देर में अब्दुल करीम ने नॉर्मल रवैया अख्तियार किया तो मैंने इससे पूछा कि क्या जरूरी बात करनी है। अब्दुल करीम ने अपने हवास को मुश्तमा करते हुए जो कुछ कहा, इसका लुबे-लबाब ये था कि जिल्लत सहते सहते वो बेहाल हो चुका है और अब मैं इस सूरत हाल को मजीद बर्दाश्त करने की सकत नहीं। वो रोते रोते मेरे पाँव में गिर गया। मैंने इसे फौरी उठाया और सोफे पर बिठा दिया। हिंदू अफसर की गालियों और रवैये से ये मुसलमान सिपाही इतना मायूस हो चुका था कि मुझे मोम करने के लिए हिंदू रस्म व रवाज के मुताबिक इसने मेरे पाँव छूने चाहे। मैं तो घिसट घिसट कर मरने लगा था। आपके रवैये ने ढारस बंधाई तो आपसे बात करने का हौसला हुआ। आपकी कर्नल साहब से गुफ्तगू से मुझे मालूम हुआ कि आपका बम्बई में चाय का कारोबार है। खुदारा मुझे यहाँ से बम्बई ले चलिए। मैं जिंदगी भर आपकी खिदमत करता रहूंगा और आपको मुझसे कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब्दुल करीम को मैंने फिर दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हारी हर मदद करने को तैयार हूँ और मैं मुतासिब भी नहीं हूँ, लेकिन फौज से भाग कर जाने की वजह से तुम डिजर्टर मफरूर फौजी बन जाओगे। पुलिस तुम्हें तलाश करेगी और या तो तुम पकड़े जाने पर लंबे अरसे के लिए जेल चले जाओगे, वरना सारी जिंदगी मफरूर की हैसियत में गुजार दोगे और पुलिस तुम्हारे रिश्तेदारों को वक्त बे वक्त तंग करती रहेगी। अब ये कहकर मैं खामोश हुआ और जरा तवक्कुफ के बाद इसे कुरेदने और टटोलने के लिए कहा, तुमने तो अच्छी तरह से देख लिया होगा कि हमारे मुल्क में मुसलमानों के साथ कैसा जिल्लत आमेज सलूक किया जाता है। मैं बहुत खुले दिल का आदमी हूँ और अपने धर्म की तंग नजरी से नाला हूँ। बम्बई में मेरे अक्सर दोस्त मुसलमान हैं और इनसे मजहबी गुफ्तगू के दौरान इस्लाम की वसत नजरी और फरासत का कायल हो चुका हूँ। एक तो समाजी मजबूरियाँ हैं जिनकी वजह से अभी तक खामोश हूँ, वरना मैं कब का इस्लाम कबूल कर चुका होता। मेरी बात सुनकर अब्दुल करीम की बांछें खिल गईं और वो मुझे इस्लाम की खूबियाँ बताने लगा। मैंने इसे टोक दिया और कहा कि मैंने इस्लाम का बहुत गहराई तक मुताला किया है, लिहाजा तुम इस मौजू को छोड़ो और अपनी बात करो। तुम एक अच्छे और शरीफ खानदान के फर्द हो और हालात का शिकार हो। मैं तुम्हारी भरपूर मदद करने को तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझसे अपनी वफादारी का सबूत देना होगा। मेरे पूछने पर इसने बताया कि वो अंग्रेजी तो नहीं लेकिन हिंदी और उर्दू लिख सकता है। मैंने इसे कहा कि मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो वो सब कुछ लिख सके जो इसके ज़हन में हो। तुम यूं करो कि अपने ख्यालात, जज्बात और काम के मुतल्लिक जो कुछ भी तुम्हारे इल्म में है वो लिख दो। मैं 3-4 रोज बाद तुम्हारे कर्नल के पास जाऊंगा और वहीं पर मौका देखकर अपनी तहरीर मुझे दे देना और ख्याल करना कि तुम्हारे कर्नल या किसी को भी इसका इल्म न होने पाए। तुम्हारी तहरीर से मैं अंदाजा लगा लूंगा कि तुम मेरे कितने काम के आदमी हो। इसके बाद ही मैं तुम्हारे मुतल्लिक फैसला करूंगा। अगर तुम मेरे इम्तिहान में पूरे उतरे तो तुम्हारी सोच से भी बढ़कर मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर जकिया इस तरह की उम्मीद और बेम की बातों के बाद मैंने अब्दुल करीम को 500 रुपए देकर रुखसत किया। 1 बजने के करीब था और मुझे चाइनीज रेस्टोरेंट में आशा से मिलना था। जब मैं रेस्टोरेंट में पहुंचा तो आशा मेरी मुंतजिर थी। रस्मी कलमात के बाद आशा ने मेरी बेअतनाई के शिकवे शुरू कर दिए। कहने लगी, आप मिले तो मैं समझी कि मेरी मंजिल मुझे मिल गई। शायद ये मेरी भूल थी। भला बम्बई की रंगीन जिंदगी से मानूस शख्स की नजरों में मेरी क्या वक़्त। यूं ही मैंने आपसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी। आशा काफी देर बोलती रही और मैं सोचता रहा कि वो मेरी बेहतरी वाली बात क्यों नहीं कहती जिसके मुतल्लिक इसने गुज़िश्ता शाम मुझे टेलीफोन पर बताया था। मैंने महसूस किया कि जब तक आशा को पुरुमीद बातों से राम न कर लूं वो मुझे कुछ न बताएगी। मैंने आशा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया और मोहब्बत भरे लहजे में बोला, देखो आशा, हर इंसान में कुछ खूबियां और खामियां होती हैं और मेरी खामियों में से एक बड़ी खामी ये है कि मैं इजहार मोहब्बत में अल्फाज का सहारा लेने में हमेशा नाकाम होता हूँ। मैंने तुम्हें शायद पहले भी बताया था कि मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था इससे भरपूर इजहार मोहब्बत न कर सका, जिसके नतीजे में वो किसी और की जीवन साथी बन गई। इस लड़की के
بعد जीवन में एक बहुत बड़ा खला रहा। जब तुम मिली तो मैं समझा कि मेरे जीवन में भी शायद बहार आ जाए, लेकिन तुम शादीशुदा हो, तुम क्यों कर मेरी जीवन साथी बन सकती हो। मैं फितरतन बहुत पॉजिटिव हूँ। अगर तुम मेरी बीवी होती तो मैं तुम्हारे बगैर किसी क्लब या पार्टी में ना जाता और तुम्हारे सिवा किसी के साथ ना नाचता और ना ही तुम्हें नाचने देता। मैंने इसे कहा कि बचपन में मैंने फारसी के कुछ अशार पढ़े थे, मैं तुम्हें वो शेर और इनका मतलब सुनाता हूँ। मन तु शद्दम तू मन शद्दी, मन तन शद्दम तू जा शद्दी, काकस न गवी बाद अजी, मन दी गरम तू दी गरी। तर्जुमा, मैं तुम बन जाऊं और तुम मैं बन जाऊं, मैं जिस्म बन जाऊं और तुम जान बन जाओ, ताकि बाद में कोई ये ना कह सके कि मैं अलग हूँ और तुम अलग हो। ये एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है कि औरत की सबसे बड़ी कमजोरी इसका किसी मर्द की जबान से अपने लिए इजहार मोहब्बत और इसके हुस्न की तारीफ सुनना है। मैं शेरों का मतलब सुनाता गया और आशा के हाथ की मेरे हाथ पर गिरफ्त मजबूत होने लगी। मैंने कहा, देखो आशा, मेरे जज्बात और ख्यालात की राह में तुम्हारी जिंदगी के लम्हात किसी बुरी तरह से हाइल हैं। तुम आज एक मर्द की बगल में होती हो तो कल दूसरे की बाहों में, कभी शौहर के साथ और कभी दोस्तों के हमरा। इन हालात में ये क्यों कर मुमकिन है कि मैं तुम्हें अपनी मंजिल समझूं और तुम मुझे। आशा की आंखें अपनी हकीकत की तलखी बर्दाश्त न कर सकी और छलकने लगी। मैंने अपने रुमाल से इसके आंसू साफ किए। वो जरा संभली तो कहने लगी, वनोज जी, बरसों से मेरा ज़मीर इस बात पर मुझे कायल न कर सका। आपने चंद मिनट में वो बात मुझे समझा दी। यकीन जानिए, मैं दिल से आपकी पूजा करती हूँ। पहली मुलाकात के वक्त से ही मैं आपको दिल की गहराइयों से चाहने लगी हूँ। आपको पाने के लिए मैंने कितने जतन किए। होटल में आपके कमरे में आई, ब्रिगेडियर के बेटे से आपको महज इसलिए मिलवाया कि आप में जज्बा रकाबत पैदा हो, लेकिन ये मेरी भूल थी और आप मुझसे दूर होते चले गए। अब मैं आपको और सच्चाई को समझ चुकी हूँ। अगर आप मेरे माजी को फरामोश कर दें तो मैं आपको यकीन दिलाती हूँ, आज से बल्कि अभी से ही आप एक नई और बदली हुई आशा को देखेंगे। मैंने कहा, आशा, ये सब कहना आसान है और करना मुश्किल, और फिर तुम शादीशुदा हो, या तुम्हें जेचंद इतनी आसानी से छोड़ देगा। आशा कहने लगी, यही तो बताने के लिए मैंने आपको यहाँ बुलाया था। जेचंद ने मेस के ब्रिगेडियर से, जिसके लड़के से मैंने आपको मिलवाया था, एक बहुत बड़ा ठेका इंतहाई कम रेट पर हासिल किया है और ब्रिगेडियर को 25 लाख रुपए रिश्वत दी है, और इस ठेके के हसूल में एक मिनिस्टर भी शामिल है, जिसका ठेके से हासिल होने वाले मुनाफे में आधा हिस्सा है। मेरे पूछने पर आशा ने बताया कि इसके पास एक छोटा टेप रिकॉर्डर है, जिस पर इसने जेचंद, ब्रिगेडियर और मिनिस्टर की सारी गुफ्तगू रिकॉर्ड कर ली है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में ब्रिगेडियर, मिनिस्टर और जेचंद की मुलाकातें जेचंद के आलीशान बंगले में होती थीं। मैंने कहा, आशा, तुमने कल मुझे मेरी बेहतरी का कहा था, भला इस ठेके के अंदरूनी हालात जानने से मेरी क्या बेहतरी होगी। आशा ने बड़े मासूमाना अंदाज में कहा, क्या मैं आपकी बेहतरी नहीं? और मैं कोई जवाब न दे सका। आशा ने कहा कि इस रिकॉर्डेड गुफ्तगू की वजह से जेचंद न सिर्फ मुझे आजाद कर देगा, बल्कि मेरी जबान बंद रखने के एवज भारी रकम भी अदा करेगा, और फिर आपके साथ मैं आपकी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारूंगी। एपिसोड 27 इख्तिताम पजीर हुई।